नमस्कार, मैं हूं आदित्य और आप देख रहे हैं द लोकनीति। लगातार पिछले एक हफ्ते से फ़ोन और कॉल आए कि एमपीपीएससी के बारे में कुछ एक दो रिपोर्ट और सामने लाई जाए। अतिथि विद्वानों की जो सीरीज चल रही है, जो श्रृंखला चल रही है, उसी में मैं इसको जोड़ के देख रहा हूं। कारण ये है कि एक तरफ तो सड़क पे बैठे वो लोग हैं जो योग्य हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोगों की फहरिस्त है जो योग्य भी नहीं है और पैसे के दम पे सिस्टम में काम कर रहे हैं। दोनों में से कौन उचित है और कौन ज़्यादा बेहतर हो सकता है, इसका अंदाजा तो आप बाद में लगाइएगा। लेकिन जो अभी की रिपोर्ट है ये देखिए। दरअसल सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र और सहायक प्राध्यापक के लिए 2017 में जो एमपीपीएससी के थ्रू भर्ती निकली थी उसके बारे में ये बात है। रिक्त पदों को ये भर्ती निकली और उसके बाद भर्तियां इसमें की गई, लेकिन कुछ पद रिक्त रह गए। तो रिक्त पदों के लिए जून 2018 में एक फिर से नोटिफिकेशन जारी हुआ, एमपीपीएससी की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ और जो है इसके कुल मिला के जो रिक्त पदों की संख्या थी वो थी 325, जिसमें अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व जो कैटेगरी थी उसमें थी 111, जिसमें 36 महिलाएं थी। अनुसूचित जाति के लिए 43 सीटें थीं जिसमें 14 महिलाएं थीं। अनुसूचित जनजाति के लिए 94 सीटें थीं जिसमें 31 महिलाएं थीं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 77 सीटें थीं जिसमें 26 महिला थी और विकलांगों के लिए 36 सीट इसमें रखी गई थी 325 में से। अब ये परीक्षा हुई, परीक्षा होने के बाद इसका रिजल्ट आया और रिजल्ट में जो मेरिट लिस्ट आई, मेरिट लिस्ट बनाई कैसे गई पर ये आप समझ लीजिए। मेरिट लिस्ट बनाई गई एक्सपीरियंस, जो अतिथि विद्वान है उनका एक्सपीरियंस प्लस जो लिखित परीक्षा हुई थी उसको उसके गुणांक के आधार पर यह तय किया गया कि किसकी कितनी मेरिट होगी। और उसके बाद इसका जो फर्स्ट रिजल्ट लिस्ट यानी कि जो पहली सूची जारी की गई वो 16 अगस्त 2018 को जारी की गई। हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, कहा भाई इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, आपने रोस्टर को फॉलो नहीं किया है, आप एक नई प्रक्रियाओं के तहत जो उचित प्रक्रिया उसके तहत फिर से एक नई सूची बनाइए। और फिर से दूसरी लिस्ट जारी हुई 5 सितंबर 2019 को। अब यहाँ पर खेल समझिए कि पहली लिस्ट जारी हुई 5 सितंबर 2019 को और दूसरी लिस्ट जारी हुई 5 सितंबर 2019 को और पहली लिस्ट जारी हुई थी 16 अगस्त 2018 को। लगभग एक साल के अंतराल पे दूसरी लिस्ट जारी हुई। जब दूसरी लिस्ट जारी हुई तो सरकार में कौन है? कमलनाथ। और जब पहली लिस्ट जारी हुई थी सरकार में कौन था? शिवराज। लेकिन चीजें कितनी बदल रही आप देखिए कि जब हाई कोर्ट ने कहा कि भाई लिस्ट गलत है, विसंगतियां हैं, ठीक करके वापस करो। ठीक करके जब ये लोग वापस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि पहली लिस्ट में 225 से लेकर के बेटिंग से, जब मैं बता रहा हूं पहली लिस्ट की जो बेटिंग है उसकी बेटिंग संख्या 225 से लेकर यानी कि दीप नारायण से लेकर के 240वें बेटिंग तक यानी कि हंसराज पोसवाल तक ये जो है 16 लोग करीब बेटिंग में थे, करीब 15 लोग बेटिंग में थे पहली लिस्ट में। लेकिन जब दूसरी लिस्ट जारी की गई तो दूसरी लिस्ट में इन सभी लोगों को यानी कि दीप नारायण से लेकर हंसराज पोसवाल तक को 51 से लेकर के 66वें तक फिट कर दिया गया बीच में, जिसे किसी को पता ना चले कि ये लोग कहाँ हैं, जो बेटिंग के लोग थे कहाँ गायब हो गए। ना तो शुरुआत में ना तो अंत में, बीचों बीच में सेट किया गया। 16 के 16, 15 के 15 सभी के सभी जनरल कैंडिडेट्स हैं। सभी के सभी को जो उस लिस्ट में वेटिंग में थे इसमें सिलेक्टेड लिस्ट में आ गए और एक साथ आ गए। 51 से लेकर 66 तक एक साथ से इनका सीरियल से नंबर है। अब बताइए जिस आधार पे हाई कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया था वो था रोस्टर। क्या ये लिस्ट रोस्टर को फॉलो कर रही है? ऐसा कैसे संभव है प्रैक्टिकली कि जितने लोग उस लिस्ट में वेटिंग में थे वो सभी गलत थे, इसलिए सभी को सही करने के चक्कर में सरकार ने सबको इन कर लिया, ये सिस्टम ने सबको इन कर लिया। और ऐसा कैसे संभव है कि सभी के सभी जितने लोग वेटिंग में थे सभी जनरल थे और इसमें से भी सारे जनरल आ गए? तो इसके रोस्टर की जांच कौन करेगा? सिस्टम ने रोस्टर को कैसे एक्सप्लेन किया? रिजल्ट जारी करते हुए सिस्टम ने ऐसी कौन सी प्रेस विज्ञप्ति दी जिससे हम मीडिया वाले ये समझें कि भाई यहां पर ऐसे ऐसे गणित लगा करके इनको एडजस्ट किया गया है? साफ साफ 15 लोगों को पहली लिस्ट में जो वेटिंग में थे उनको दूसरी लिस्ट में 51 नंबर से लेकर 66 नंबर तक रख लिया गया और किसी को भनक भी नहीं। बीच में कौन किसको फुर्सत है? लोकनीति ने जिस पे काम करना शुरू किया तब उनको पता चला कि यहाँ पर विसंगतियां हैं। इसके अतिरिक्त मेरे पास एक फोन आया जिनका नाम है अभ्यर्थी, नाम नहीं बताऊंगा किसका फोन आया, लेकिन इसमें एक मामला है अभ्यर्थी शारदा सोनी का, जिन्होंने मॉडल कॉलेज उमरिया में ज्वाइन किया है। अब इन्होंने जब ज्वाइन किया, चूंकि ये छत्तीसगढ़ की हैं
इसी में 2017 की परीक्षा के तहत ये भी आई थी। इनका पद क्या है इसमें हमने लिखा नहीं है कि किस पद पे ज्वाइन कर रही हैं, लेकिन इसी परीक्षा के तहत ये भी ज्वाइन की थी और दूसरी लिस्ट में इनका नाम था और इनका रोल नंबर है 10-19-812 और सिलेक्शन सूची में इनकी संख्या 107। ठीक है, अब इन्होंने ज्वाइन की, ये छत्तीसगढ़ की हैं, उमरिया के मॉडल कॉलेज में ज्वाइन करने गई तो इन्होंने छत्तीसगढ़ का, चूंकि ओबीसी के पद पे ज्वाइन कर रही थी, ओबीसी के कोटे में ज्वाइन कर रही थी, तो इन्होंने अपना जो सर्टिफिकेट दिया ओबीसी का वो छत्तीसगढ़ का दिया। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि भाई आप तभी ओबीसी का लाभ ले पाओगे जब आप उस राज्य के पिछड़े वर्ग में आते होगे, तो ये जनरल में फाइट करती, इनका ओबीसी तो हो नहीं सकता था। तो वहां के प्रिंसिपल ने इनके सर्टिफिकेट को अमान्य कर दिया, कहा आप जाइए, ये हम मान्य नहीं करेंगे, आपकी नियुक्ति करा नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि मैडम की शादी चूंकि छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में हुई है, इन्होंने अपने पति के नाम से एक दूसरा सर्टिफिकेट बना लिया ओबीसी के नाम से, लेकिन फिर भी इसमें भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उनकी रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट की। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि जातक की जाति उसके पिता की होगी, ना कि पति की होगी। तो पिता की जाति तो छत्तीसगढ़ की है। फिर प्रिंसिपल साहब ने मना कर दिया कि भाई आपको ज्वाइनिंग नहीं देंगे। फिर मैडम ने प्रिंसिपल साहब को, सूत्रों के हवाले से खबर है, प्रिंसिपल साहब को उच्च शिक्षा विभाग में जो कमिश्नर हैं डीके आहूजा, उनसे फोन करवाया और उनके प्रेशर में प्रिंसिपल साहब ने ज्वाइन करवाया। ये कहते हुए डीके आहूजा ने कहा कि आप इनसे एक एफिडेविट ले लीजिएगा और उस एफिडेविट के आधार पे सभी नियमों को तार पे रख दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट को तार पे रख दीजिएगा, रोस्टर को तार पे रख दीजिएगा और ज्वाइन करा लीजिए। और साहब अभी भी काम कर रहे हैं उसी विभाग में, उसी पद पे, और इनका हलफनामा कहाँ है किसी को नहीं पता। तो इस तरह की विसंगतियां हैं जो सरकार एड्रेस नहीं कर रही है। आज ही की खबर है कि सरकार ने कहा है कि एमपीपीएससी में सीधी भर्ती के तहत लोगों को लिया जाएगा। अतिथ विद्वानों का मानना है कि अगर सीधी भर्ती आई तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नए लड़कों के साथ एक ऐसे आदमी को आप बैठाना की कोशिश कर रहे हो जो 50 साल तक कॉलेज में पढ़ाया है, 30 साल तक, अब उसको आपने उठा के बाहर कर दिया है। अब आप उससे कह रहे हो कि लोक सेवा आयोग की परीक्षा देकर के आप आओ। उसने मेरे पास वहां से लोगों का मैसेज आ रहा है कि उनको बाहर करने का एक सिंपल सा तरीका है, उनको उठा के सिस्टम से बाहर करने का एक सीधा सा तरीका है जो सीधी भर्ती आई है। एक तरफ तो वो लोग सड़क पे बैठे हैं, एक तरफ से ऐसे नामों की फहरिस्त है। जो मेरे पास पेपर्स अवेलेबल है, लोक नीति इस पे बहुत ध्यान से काम कर रही है, एक हफ्ते में 1 ही 2 रिपोर्ट हम बना रहे हैं, लेकिन जो लिस्ट है उस लिस्ट पे अगर आप गलती से हाथ रख दें तो आपके हाथ के नीचे 3-4 नाम ऐसे दबे हुए रहेंगे जिनका चयन गलती से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार से किया गया है, और उसमें साफ साफ भ्रष्टाचार के संकेत देखे जा रहे हैं। और मैं सोच समझ के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं संकेत, क्योंकि मैं भी क्लियर नहीं हूं, लेकिन जब मुझे लग रहा है, लोगों को लग रहा है कि भ्रष्टाचार हुआ था और ऐसी सत्ता है यहां पर जो विपक्ष में रहते हुए इसको एमपीपीएससी 2.0 माफ कीजिएगा व्यापम 2.0 बोल रही थी, वो इस पर जांच क्यों नहीं करवा रही है? और वो सभी एसडीओपी, वो सभी सचिव, वो सभी सेक्रेटरी उसी सरकार के अभी भी इसमें काम कर रहे हैं, मशीनरी तो वही है, तो चीजें कैसे बदलेंगी? इस सवाल का जवाब कौन देगा? सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के सरकार कुछ नहीं कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग पहुंचते हैं जो सिलेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं, उसका सिलेक्टिव आंसर आ जाता है। इंटरव्यू के लिए द लोक नीति हायर एजुकेशन मिनिस्टर को 4 बार मेल लिखी है, 4 बार फोन किया गया है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो हम इसको क्या समझें? कोई एक कारण सिस्टम से बताए। मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं कि इसको भ्रष्टाचार क्यों ना समझा जाए। इस तरह की मतलब हाई कोर्ट का वैल्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का वैल्यू नहीं है, आपने जिन आरोपों के आधार पे सत्ता में जगह बनाई है उन आरोपों का कोई वैल्यू नहीं है, आपका कोई नैतिकता ही नहीं बची है, उनको आपने सड़क पे छोड़ दिया है। ऐसे कैसे चलेगा देश? क्या ये कांग्रेस है? क्या ये गांधी के विचारों की कांग्रेस है? क्या ये कमलनाथ की वही कांग्रेस है जिसका वो दावा कर रहे थे? ये कांग्रेस है? कौन जवाब देगा इसका? इसी तरह के तमाम खबरों के लिए आप लोकनीति के साथ बने रहें और रिसर्च वर्क के लिए लोकनीति के साथ बने रहें। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो, आपको लगता है कि ये आगे तक पहुंचना चाहिए तो इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अगले खबर के लिए का इंतजार करें। धन्यवाद।